मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 12 का सॉल्यूशन। ये प्लेटफॉर्म के बुक से है 9-10 के लिए, लेकिन 6 to 8 में भी काम करेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए, ये रहा सेट 12 और 71 से लेकर 110 तक का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, आप मेरे साथ बने रहें। तो आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। लिखा हुआ है कि त्रिभुज XYZ में अंतः त्रिज्या L से एक लंब LM भुजा YZ पर खींची गई है, और यदि बाई XZ 60 डिग्री है तो बाई LM का मान क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में हिंदी थोड़ा सही से नहीं लिखा गया है, आप इस चीज़ को समझिए कि बोला ये जा रहा है कि एक क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक ना। अब वो ट्रायंगल का नाम है XYZ। अब ये अंदर में कोई पॉइंट है, अब अंदर में कोई पॉइंट है और इससे जो है बेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, ओके। और ये बोला जा रहा है LM है, जो कि बाई जेड से M पर मिलता है। यदि बाई XZ 60 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है तो हमसे पूछ रहा है बाई LM कितना होगा। ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में सही से लिखा नहीं गया है। इसमें क्या होगा, एक बाहर में सर्कल होगा, ठीक है, इस तरह से। और ये जो है, कहने का मेरा मतलब है कि ये उसका त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। और अगर इस तरह से ये रहेगा तो ये बाहर में देख रहे हैं कि एक चाप है, इस चाप द्वारा देखिए सर्कल पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही चाप द्वारा जो यहाँ पे एंगल बनेगा ना, यहाँ पे पूरा 120 डिग्री का एंगल बनेगा, हाँ या नहीं। अब आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि अगर ये बाहर वाले सर्कल का केंद्र होगा तो ये सब तो इसका त्रिज्या का काम करेगा, मतलब ये सब बराबर होगा। और ये दो भुजा बराबर है, यानी ये समद्विबाहु है। और अगर आप लंब डाल रहे हैं शीर्ष से आधार पर, तो आधार दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट भी होगा, मतलब ये और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। तो ये पूरा 120 है, मतलब ये 60 होगा और ये भी क्या होगा, 60, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2 और 3 है। जैसे ए और बी दो मित्र हैं, इनके वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 2 और 3 का रेशियो है ना। है मतलब वर्तमान, तो ये वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब आगे सुनिए, कहता है 5 साल बाद, यानी आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद इनके बीच जो रेशियो बदल जाता है वो हो जाता है 3 और 4। एज में एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि एज में अंतर जो है हमेशा बराबर होता है। आज अगर अपने छोटे भाई से आप 5 साल के बड़े हैं तो लाइफ में कभी भी मिलेंगे तो यकीन मानिए आप 5 साल का ही बड़े रहेंगे, यानी अंतर सदैव सेम होता है। तो आपको ऐसे में अंतर को सेम रखना है। और ऊपर में अंतर कितने बन रहा है, 1 यूनिट का। नीचे अंतर कितने बन रहा है, 1 यूनिट का। यानी यहाँ अंतर भी नहीं सेम रखना है, अंतर यहाँ ऑलरेडी सेम है। अब ये आज और 5 साल बाद में 5 यूनिट का, यानी 5 साल का अंतर है। यहाँ पहले 2 साल था, अब 3 साल हो गया, कई यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू ही तो दे रखा है 5 साल। अब पूछ रहा है कितने यूनिट का वैल्यू। तो वर्तमान में बी की आयु क्या है, तो वर्तमान में बी की जो आयु है वो 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट निकालना है तो 3 से आप गुना कर लीजिए, यानी 5 तिया 15 वर्ष, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़िए। कह रहा है यदि x प्लस 1/x अगर 8 है तो उसका वैल्यू क्या होगा। पहले इसको तोड़िए फिर पता चलेगा। तो आप यहाँ से x LCM लीजिएगा मेरे मित्र, ये हो जाएगा x² + 1 बराबर 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x² + 1 बराबर हो जाएगा 8x। आपने कहा बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये है 5/x² + 2 के बदले हम क्या रख सकते हैं, तो आप बोलेंगे x² + 2 के बदले आप कुछ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि x² अगर 1 रहता तब वहाँ पे हम रख सकते थे। तो एक काम करिए, x² 8x को इधर ले आइए, अब 1 को उधर लेके चल जाइए। अब आप बता सकते हैं कि x² - 8x के बदले क्या रख सकते हैं, -1, और ये है +2, तो 2 में 1 जाएगा तो 1, यानी 5/1 का मतलब 5 ये सवाल का उत्तर है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, अगले सवाल को पढ़िए। कह रहा है कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट APCQ
यानी ये एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश किसको बोलते हैं? वृत्त का चौथा हिस्सा। और अगर ये वृत्त का ही भाग है तो ये हो जाएगा इसका त्रिज्या, यानी कैपिटल आर। अब सुनिए गौर से, कहता है एक वर्ग ABCD अंदर में बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं अंदर में एक वर्ग बनाया गया है जिसका नाम है ABCD, है ना? ये वर्ग आपको दिख रहा होगा। अच्छा जी, अब कहता है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? जो शेडोड किया हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप सब जानते हैं कि अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम ये पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में अगर वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग की भुजा की जरूरत होती है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत होती है। क्या ये दोनों है? अगर नहीं है तो पता करिए। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक जगह लिखा हुआ AB बराबर 16, यानी वर्ग की भुजा तो मुझे 16 निकल गया। अगर वर्ग की भुजा 16 निकल गया मेरे मित्र, आप मुझे ये बता सकते हैं कि मुझे तो त्रिज्या भी चाहिए, और त्रिज्या ये सेंटर अगर है तो सेंटर से सर्कल का दूरी ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा और ये भी त्रिज्या होगा। लेकिन इसको निकालना आसान है क्योंकि ये वर्ग में ये शामिल है और ये वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? मैं अगर वर्ग के विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, यानी √2 गुना 16, यानी वर्ग का विकर्ण 16√2। बहुत अच्छा, यानी जो वर्ग का विकर्ण आपको दिख रहा है यही तो बेसिकली रेडियस है, यानी ये रेडियस का भी तो काम करेगा। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? तो पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आर के जगह कितना रखेंगे? 16√2, तो 16√2 का स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर। अब हम करते क्या हैं? 16 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 16 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें 1/4 बनेगा। अच्छा, पाई के जगह खुद बोल रखा है 3.14 यूज करने के लिए। 16 का स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो √2 का स्क्वायर बच गया, और √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है ना, और यहाँ पे -1। अब इसको आप सोल्व करने की आदत डालिए, बिल्कुल आराम आराम से समझिए। तो मैंने कहा ये 2 बार में कट जाएगा और ये 157 बार में कट जाएगा, है ना। 16 का स्क्वायर होता है 256। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ठीक है, ये 16 उसमें फिगर में है, ये 16 इसमें नहीं है। अब 1.57 इसमें बच जाएगा, यहाँ -1 घटाएंगे तब 0.57। अब गुना करने आता है तो कर लीजिए, और अगर दिक्कत होता है गुना करने में तो अब डिजिटल सम लगा लीजिए। जैसे यहाँ डिजिट का सम करके देखिए, 6 5 11 2 13, 13 में 3 1 4, 7 5 12 में 2 1 3, 4 3 12, फिर 12 में 2 1 3, यानी डिजिटल सम करने पे यहाँ 3 बन रहा है डिजिट का सम। 3 कहाँ बनेगा? जहाँ 9 आएगा उसको खाली नहीं जोड़िएगा, तो 9 खत्म, 5 5 10 और 8 18 में 8 1 9 खत्म, यानी 1 बच रहा है, जबकि बचना चाहिए 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए 9 को ख़त्म करिए, 5 4 9 खत्म, 2 1 3 बिल्कुल बच रहा है, और कहीं पर नहीं बचेगा। 6 3 9 और 8 1 9 5 बच रहा है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन ये छोटा गुना है इसलिए आप ये काम ना करेंगे प्लीज़। आप क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। लेकिन बड़ा गुना अगर आप छोड़ के भागने के पक्ष में हैं तो उस कंडीशन में ये अंतिम प्रहार है, और ये अंतिम प्रहार करके ही आपको दम लेना है, समझे। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, अगले बात को समझते हैं। कह रहा है बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। बस वैल्यू याद है तो सरल कर दीजिए। देखिए वैल्यू तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर सेट मार रहे हैं तो वैल्यू जरूर याद होगा। लेकिन होता है कभी कभी अगर भूल जाते हैं वैल्यू को, तो मैं वैल्यू याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ। खासकर 30 60 90 का, 30 के सामने 1 रखना है तो 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। ये रेशियो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब चाहिए आपको tan 30 डिग्री, तो P/B, तो P/B यानी 1/√3 यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, tan 60 चाहिए P/B, तो 60 के सामने P बन जाएगा √3/B1। अब बटा cos 30 चाहिए, तो cos थीटा होता है B/H, तो 30 के सामने P, तो B हो जाएगा √3 और बटा H यानी 2। ये तब काम करेगा जब आपको वैल्यू नहीं याद है, अदरवाइज आप इस सब चक्कर में क्यों पड़ेंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 और 1 4, यानी ऊपर बन जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा √3 और 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी 8/3 ये सवाल का उत्तर है। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए, पढ़िए ये सवाल को क्या कहा जा रहा है। AQ माइनस BQ का एक फार्मूला आपको याद रखना है, समझे ना। AQ माइनस BQ का एक फार्मूला होता है A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB।
और अगर ए क्यू प्लस बी क्यू आपसे पूछेगा ना तो एक अलग फार्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान रहे माइनस रहेगा तो शुरुआत यहाँ माइनस से होगा तो अंदर सब प्लस रहेगा, अगर प्लस से होगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा लेकिन अंदर ए बी में माइनस लग जाएगा। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू करेंगे तो यहाँ माइनस लगेगा, अंदर में सब प्लस, तो अंदर में सब प्लस देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आप ये ऑप्शन मार के निकाल सकते हैं अगर नहीं भी कुछ पता है तब भी। ठीक है, आप समझिए। इसको मैं सोल्व भी कर देता हूँ। अगर आप इसको सोल्व करिएगा ना तो होल क्यूब बनाइए, क्योंकि ए पर क्यू है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3a का होल क्यूब। बहुत सुंदर। आई दू रूट दू का मतलब समझ रहे हैं, अंदर में एगो दू बच्चल है, आई बाहर आवल है, मतलब अंदर में दू गो दू रहा होगा तब ये बाहर आया होगा। तो रूट दू का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट दू बी का होल क्यूब? आप कहें लिखिए, मना कब किए हैं। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला अभी मैंने बताया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2b स्क्वायर, अब प्लस ए बी तो 3 रूट 2 ए बी। देखा आपने, बिल्कुल आ गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। कहा यह जा रहा है कि 7 cm त्रिज्या वाले गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है गोला प्लस अर्ध, यानी अर्ध गोला हेमीस्फीयर की बातचीत आपसे किया जा रहा है। तो कह रहा है त्रिज्या अगर 7 cm है तो अर्ध गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए ये अर्ध अगर गोला है तो ये वाला पृष्ठ को बोला जाता है वक्र पृष्ठ। आइए अगर बेस एरिया जोड़ देते हैं ना तो ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। दोनों बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आप समझिए, अर्ध गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह दे रखा है 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7। बस इसको सोल्व करिए, 7 दूना 14 28 2 30 यानी 308 ये सवाल का उत्तर है। इसको पढ़िए। धातु से बना एक बेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है। धातु से बना एक बेलनाकार रोलर जो कि रोड को प्लेन करने का काम करता है। आप देखे होंगे अगल बगल कि रोड जब बन जाता है तो उस पर प्लेन करने का काम करता है, और वक्र पृष्ठ से क्या करता है, प्लेन करता है, जो कि लोहा का बना हुआ रहता है। तो कहता है जो लंबा है वो 1 मीटर लंबा है, ऐसा है रोलर, ठीक ना। अगर ये ऐसा रोलर है मेरे दोस्त तो बोला ये जा रहा है कि 1 मीटर लंबा है, यानी इसकी लंबाई 1 मीटर दे रखा है। इसकी आंतरिक त्रिज्या, यानी चूंकि ये होलो सिलेंडर होता है तो आंतरिक त्रिज्या की बात करेगा भी, तो ऐसा होता है। हालांकि आपको फिगर वगैरह कुछ बनाना नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अंदर वाला ये त्रिज्या होगा, बाहर वाला ये त्रिज्या होगा, ओके। अब ये कह रहा है कि आंतरिक त्रिज्या 27 है, मतलब स्मॉल आर दे रखा है 27 cm, और धातु सीट की मोटाई मतलब ये जो सब जगह देख रहे हैं ना, ये सब को मोटाई बोलते हैं। हाँ, तो ये जो मोटाई दे रखा है 9, अगर मोटाई 9 है तो मोटाई का मतलब होता है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 27 है और ये 9 मीटर मोटा है तो जो कैपिटल आर बनेगा 27 + 9 हो जाएगा, मतलब 36 cm बन जाएगा। हाँ या नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो कह रहा है रोलर का वजन कितना होगा। वजन की बात करेगा तो आप पहले आयतन निकालिए, यानी एक खोखला बेलन है और खोखला बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन, बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच कॉमन ले लीजिएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। यानी डायरेक्ट आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, खोखला बेलन का ये आयतन होता है, ओके। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। अच्छा, पाई अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो ठीक है, देख लूँगा। पाई में ही ऑप्शन है तो पाई से फ्री हो जाइए आप। एच मतलब दूरी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आर प्लस आर करिए, अगर दोनों को जोड़िएगा तो 36 और 27 7 6 13 और 3 2 5 1 6 63, और जब घटाइएगा तो 9 ही आएगा, बिल्कुल। अब ये इतना आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन हमको वजन चाहिए ग्राम में, ठीक ना। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वजन है वो 8 ग्राम है, तो इतना का कितना हो जाएगा। तो अगर वजन की बात करेगा तो आप 6300 यानी 63 गुना 9 गुना 100 पाई, इतना को 8 से गुना करिएगा तो ये ग्राम में आएगा, लेकिन ऑप्शन दे रखा है केजी में, तो 1000 से आपको भाग भी करना पड़ सकता है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब गुना करिए और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाइए, तो 9 × 72 गुना 63 कर लीजिए। अगर मैं 72 गुना 63 की बात करूं तो 3 दूना 6 बाकी 1
12 और 7 या 21 33 है, 1 34 बाकी 3 सच कम 42 3 45 यानी 45 46। तो 45 46 किस में है? 3 दूना 6, 6 दूना 12 7 या 21, तो 12 21 36 ना होगा। हाँ 45 36 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। कह रहा है बताइए इसका वैल्यू अगर इतना के बराबर है तब 5a + 4b + 3c का वैल्यू क्या होगा? आप कंपेरिजन करके सबसे पहले आप ए बी सी का वैल्यू निकालिए। तो देखिए यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब, आप बोलेंगे बिल्कुल लिखिए। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब, आप कहेंगे लिखिए। अच्छा, अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, a + b इंटू a² यानी 4x² प्लस b² या प्लस ए भी पहले लिख सकते हैं, तो 3 दूना 6xy अब प्लस b² यानी 9y का स्क्वायर। अब बटा दे रखा है कितना 2x + 3y, डिवाइड का मतलब बटा होता है, और ये बराबर दे रखा है ax² प्लस bxy प्लस cy² के, है ना। अब आप यहाँ से देखिए इससे ही कट जाएगा। अब ये दोनों को अगर आप इक्विवेलेंट करिएगा ना, तो ये दोनों के दोनों आपस में बराबर तभी होगा जब यहाँ x² है, ये है, और यहाँ भी x² है, अच्छी बात है, और यहाँ लगल है 4 x² के साथ है, यहाँ भी तो 4 लगना चाहिए। मतलब कंपैरिजन से मुझे पता चला कि a का वैल्यू 4 होना चाहिए। और साही b से जब कंपेयर करिएगा तो b का वैल्यू 6 निकल जाएगा, और c से कंपेयर करिएगा तो c का वैल्यू 9 निकल जाएगा। जब आप ए बी सी का वैल्यू निकालने में समर्थ हैं तब जो कहा जा रहा है वो निकालिए। कह रहा है 5a, तो a के जगह 4 रखिए, 4b तो b के जगह 6 रखिए, और 3c तो c के जगह 9 रखिए, और इसका वैल्यू निकालिए। तो 20 और 24 44, 44 में 27 आप जोड़ लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 7 4 11। और क्या आ जाएगा, अच्छा मैं यहाँ फार्मूला 1 मिनट गलत लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा a² माइनस ab प्लस b², माइनस होने की वजह से -6 हो जाएगा, इसमें यहाँ पे माइनस लग जाएगा मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ओके, यानी बी वाला में माइनस लग जाएगा। तो 5 और 20, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, 5 और 20 और 27 47, और 47 में 42 को आप माइनस करिएगा ना, 6 और 24 को अगर माइनस करिएगा तो आ जाएगा 7 में 4 जाएगा 3, और 4 में 2 जाएगा नहीं 23। ये सवाल का उत्तर है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 28 है। 8 गो लगातार अगर विषम संख्या है तो 8 गो लाइन पहले मैं बना देता हूँ, फिर इसका ट्रिक बताऊँगा। 5 और 3 8। औसत का मतलब होता है गैप सेम होने पर बीच वाला, ठीक है। तो बीच वाला कौन पकड़ाएगा? जब 8 है तो चौथा और पाँचवा बीच में पकड़ाएगा, यानी चौथा ये रहा और पाँचवा ये रहा, लेकिन बीच में ना तो ये होगा ना तो ये होगा, इसके बीच में भी होगा, तो इसके बीच में तो यहाँ कहीं होगा ना, ये वाला जो कि लाइन से हट के है, और इसका औसत दे रखा है 28। इसके जस्ट पहले कौन सा विषम रहा होगा? तो 28 के जस्ट पहले 27 रहा होगा, और इसके जस्ट बाद 29। अब आप पकड़ लिए 27 के पहले वाले विषम, आप बोलेंगे सर 25 रहा होगा, 25 के पहले वाला 23, 23 के पहले वाला 21, 29 के बाद 31 के बाद 33 के बाद 35। अब सुनिए गौर से, अब जो कहेगा वो निकाल सकते हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो सबसे छोटा 21 है और सबसे बड़ा 35 है, और इसका योग कह रहा है तो 5 1 6 और 3 2 5 यानी 56। अगला बार से क्या करिएगा, औसत में 2 से गुना कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी हम आपके जगह पे रहते तो इतना नहीं करते, तो हम क्या करते, औसत 28 है, सबसे बड़का और सबसे छोटका का योग कह रहा तो इसको डबल कर देते, 28 दूना 56, यही सवाल का उत्तर हो जाता। ठीक है, तो पेशेंस रख के आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अगले बात को हम लोग शुरू करते हैं, पढ़िए इसको। क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न में? 6 मीटर गहरी 35 मीटर चौड़ी एक नदी इतना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बह रही है, तो समुद्र में प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट गिरने वाले पानी की मात्रा, पानी हवा जो भी रहेगा आयतन में रहेगा, मतलब आयतन निकालना है। और जब आयतन निकालना है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए, तो लंबाई ऊंचाई तो देल है, चौड़ाई भी देल है, लंबाई खाली पता करिए। लंबाई यानी दूरी, तो दूरी अगर आप निकाल लीजिएगा ना, बस आपका काम हो जाएगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुने समय होता है ना।
और चाल दे रखा है 2.5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर पर आवर यानी 2.5 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 2.5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करिए, और समय 1 मिनट है, तो इसको भी आप क्या करिए, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। ओके, तो मैंने इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया और इसको भी मैंने सेकंड में बदल दिया, और दूरी जो भी आएगा मेरा मीटर में आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अब ये पॉइंट से वो 0 खत्म हो जाएगा, और 6×3=18, 25×5 125/3, इतना मीटर का दूरी होगा। मतलब ये लंबाई का काम कर रहा है, और चौड़ाई ऊंचाई पहले से दे रखा था। आयतन पूछ रहा है तो आयतन का फार्मूला लगाइए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और लंबाई मैंने 125/3 लाया, चौड़ाई 35 दे रखा है और ऊंचाई 6 दे रखा है, बस यही आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। इसको आप खाली सोल्व कर लीजिए। 3 से 3 दूना 6, 35 दूना 70 यानी 7, 125 7 875 यानी 8750 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़िए, बोला क्या जा रहा है? कह रहा है एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा हुआ है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे के उन्नयन कोण 45 और 30 है, तो पोस्टर की ऊंचाई पूछ रहा है 200% क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं फिगर को हल्का सा छोटा कर देता हूँ। अब आप समझिएगा बिल्कुल आराम से। हाँ, कह रहा एक इमारत है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इमारत लगा होगा, और ये पोस्टर है, ये पोस्टर है और ये इमारत है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, और ये ज़मीन है ना, बिना ज़मीन के तो कुछ होता ही नहीं है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर ज़मीन पर खड़ा है। यहाँ पर मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, तो 50 मीटर की दूरी पर आप हैं, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर आप हैं। हुआ क्या, पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे के उन्नयन कोण, पोस्टर के ऊपरा सिरा ये है और पोस्टर के निचला सिरा ये है, इसको जो उन्नयन कोण बनता है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 45 और 30 बनता है। यहाँ से इस पॉइंट को मिलाइए और यहाँ से इस पॉइंट को आप मिला ही दीजिए, ठीक है, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो छोटका वाला लिख दीजिए 30 डिग्री, अब बड़का वाला लिख दीजिए 45 डिग्री। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि पोस्टर की ऊंचाई का 200%, 200% का मतलब 2 गुना, 200% का सीधा मतलब क्या होता है, 2 गुना करके जवाब दे देना है। अब सुनिए गौर से, जब भी ऐसा फिगर आ जाए ना हाइट एंड डिस्टेंस में, तो चलिए आप वहीं से जहाँ दिया हुआ रहेगा, जैसे 50 कौन सा ट्रायंगल में दिल है, तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़का में भी छोटका में भी, तो पहले आप छोटके में चलिए। अगर आप इसमें चलते हैं तो आप इस ट्रायंगल को ही बड़े प्यार से 1 सेकेंड के लिए आप महसूस करिए। अगर ये 90 है और इस ट्रायंगल में ये 30 है, तो ये वाला कितना होगा? आप बोलेंगे सर 60 होगा। मैंने कई बार जिक्र किया है कि 30 के सामने अगर x है तो 60 के सामने हमारा √3x हो जाता है। हाँ जी, 90 सामने 2x हो जाता है। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में आवे तो ये 45 है, ये 90 है, ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि जोड़ के 180 होना है। तो ये अगर √3x है मेरे मित्र, तो ये भी तो पूरा √3x होगा, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है तो उसके सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल, तो ये भी √3x आएगा। समझ गया ना? अच्छा, तो ये वाला पोस्टर की ऊंचाई कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा √3x - x, x कॉमन ले लीजिएगा तो √3 - 1। और मैंने यहाँ पे देखा कि √3x का वैल्यू ही तो 50 है, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं 50/√3। आप बोलेंगे बिल्कुल, ये 50/√3 को यहाँ आप रख लीजिए, √3 - 1 है, ठीक है। अच्छा, इसका दोगुना हमसे पूछ रहा था, तो 50 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, √3 से गुना भागा जब आप करिएगा ना, √3 से गुना भागा तो नीचे में 3 आ जाएगा और ऊपर 3 - √3 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, आगे बढ़ जाए, पढ़िए ये सवाल को पढ़िए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8 से भाग अगर दिया जाए तो 4, 5, 6 शेष बचता है। मतलब आप उसको 6 से भाग करिएगा ना तो 4 शेष बचना चाहिए, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें कौन दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर इसमें हमको 99 21 दिख रहा है। क्या आप इसको 4 से भाग दीजिएगा? अच्छा, 6 से भाग दीजिएगा तो 4 बचना चाहिए, ठीक है।
तो 6 से अगर भाग करिएगा तो 9 9 18 और 3 21, इसमें से 3 से भाग लग जाता है, तो 3 से भाग लग जाता है। 6 से अगर भाग आप यहाँ करने आइएगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा था कि 6 से अगर भाग आप इसको करते हैं बाई ऑप्शन, ऐसे बनाने का इसका तरीका है, ठीक है। अगर आप 6 से इसको भाग करते हैं ये ऑप्शन को, पहले मैं इसको चेक करता हूँ, 9 9 18 और 2 1 3, यानी ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से तो कट रहा है लेकिन मुझे 6 से काटना है, ठीक है। बाई ऑप्शन इसको अगर चेक आप करते हैं तो 6 से इसको भाग एक बार देखना पड़ेगा। चलिए मैं इसको देता हूँ। अगर 6 से आप इसको भाग करते हैं तो 6 से भाग करिए, 6 3 पर 9 39, 6 6 36, 3 पर 1 6 5 30, 1 0, तो 6, बिल्कुल 4 बच गया, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप 7 से भाग करिएगा ना तो 5 शेष बचना चाहिए, तो 7 से भाग करिएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। तो इसको आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया कि बनाएं आप कैसे। आपने तो बता दिया कि ऑप्शंस, चले भाई भाग दे के हम देख लेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम बना लेंगे, लेकिन बनाने का थोड़ा सा तरीका है जो कि समझना पड़ेगा। सबसे पहले 4 अंकों तक हमें पहुंचना है, जो 6 7 8 से पहले एलसीएम ले लीजिए। तो 6 7 8 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? अगर 2 से आप लगाइएगा तो 3 7 4 गुना करिए तो 7 4 28, 3 दूना 6, 168 आ जाएगा एलसीएम, है ना। अगर 168 आ जाएगा और 6 से भाग करने पे 4 शेष बच रहा है, तो यहाँ भी देखिए डिफरेंस 2 का है, तो सब जगह 2 ही का डिफरेंस रहेगा। सब जगह कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो 168 से पहले मैं कटवाता हूँ, बाद में 2 कम कर लूँगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 होता है, और 4 को 9 को 168 से आपको डिवाइड यहाँ करना पड़ेगा। तो 4 कितना बार में लगाइएगा? 16 25 80, 5 बार लगा दीजिए, 16 96 ज़्यादा हो जाएगा। 8 25 40, बाकी 4 और 16 25 80 और 4 84, 9 9 में 4 जाएगा 5 1 9, ठीक है। 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 44। चलिए 9 बार लगाता हूँ, 9 8 72 और 16 144 और 7 151, ओके। 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 9 में से 1 जाएगा तो 8, 87 बच गया। अगर मैं 87 इसमें माइनस कर दूंगा तो 168 से पूरा कट जाएगा। तो आप बोलेंगे करिए ना माइनस इसमें, अगर आप 87 माइनस करवे करिएगा, लेकिन 4 बचना चाहिए शेष ना, तो यहाँ जो गैप 2 का आ रहा है तो 2 इसमें और कम कर दीजिए, मतलब 87 भी कम करिए और फिर 2 भी कम करिए, मतलब 87 भी कम करिए और 2 भी कम करिए। तो यानी इसमें आपको कम जो करना पड़ जाएगा 89 कम करना पड़ जाएगा। तो 9 में 9 घटाइएगा 0, 9 में से 8 घटाइएगा 1, और 9 और 9 99 110। देखिए ये बनाने का तरीका था, मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा था कि इसमें थोड़ा सा हमको डिवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो कई बार आराम से क्वेश्चन में सेट हो जाता है, जिससे कई बार वहाँ 9 दिख जाता, हम बहुत जल्दी कर लेते। 6 से मुझे भाग देना पड़ रहा था, 7 से भी भाग करना पड़ रहा था, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें ऑप्शन किस तरह से दिया गया है। पढ़िए आगे। कह रहा है पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है और उनके निवेश कि जो समय का अनुपात है वो इतना है, तो पूंजी निवेश का अनुपात पूछ रहा है, नहीं पूंजी का अनुपात पूछ रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, लाभ का जो रेशियो होता है ना वो पूंजी, यानी जो लाभ होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पूंजी और समय के। पूंजी में समय से गुना करिएगा तो क्या निकलेगा? लाभ निकलेगा। अच्छा आपको चाहिए पूंजी, तो पूंजी चाहिए तो लाभ में समय से भाग देना पड़ेगा। तो लाभ का रेशियो दे रखा था 5:8 और समय का रेशियो दे रखा है 3:5। इससे भाग जैसे ही दीजिएगा तो लाभ बटे समय यानी पूंजी, लाभ बटे पूंजी यानी समय, और लाभ कहेगा तो पूंजी गुना समय। ये रिलेशन को आप याद रखेंगे। इधर हो जाएगा 25 और उधर हो जाएगा 8 या 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए करिए, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं 85 नंबर सवाल। त्रिभुज एबीसी में AB 7 है, BC 10 है और AC 8 है। एक त्रिभुज है ABC जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो आप ABC त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें AB 7 है और BC 10 है और AC 8 है, सेंटीमीटर में सब है। AD जो है BAC का समद्विभाजक है, ये इसको समद्विभाजित करता है, मतलब 10 बराबर 10। जहाँ BC पर एक बिंदु D है तो हमसे पूछ रहा है DC बटा 4 का वैल्यू क्या होगा। मतलब पहले तो DC मुझे निकालना पड़ेगा, फिर 4 से हम भाग दे लेंगे। तो DC को फिलहाल x मान लीजिए। ये पूरा अगर 10 ये है
तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप लगा सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। कब? जब इसको बाइसेक्ट करेगा तब। तो ए बी बटा ए सी यानी 7/8 बराबर बी डी बटा डी सी यानी 10 माइनस एक्स अब बटा एक्स। सोल्व करिए तो 8x 7x ये माइनस में प्लस में जुड़ जाएगा यानी 15x, और इधर आ जाएगा 8 दहें के 80 यानी x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 20/3। अगर आप x का वैल्यू 20/3 निकाल लिए तो फिर कह रहा है इसका चौथाई हिस्सा बताइए क्या होगा। तो इसमें आपको 4 से फिर भाग देने कह रहा है, तो 5/3 सवाल का उत्तर हो जाएगा। और 5/3 अगर नहीं मिल रहा है तो आप ई मारिए, और अदरवाइज एक बार इसको फिर से आप चेक भी कर सकते हैं। 7x 8x 15x बराबर 80, 5 या 15, 5 से 16 पचे 80, 1 मिनट 16 पचे 80 यानी 16/3 होगा। तो यहाँ से 16/3 होगा और बटा में लगा दीजिए 4, तो 4/3 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 62.8 है। आधार की जो परिधि दे रखा है 62.8 है और उसका आयतन दे रखा है इतना। तो कह रहा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। पहले दिया हुआ है उससे कुछ निकालिए। तो परिधि का मतलब होता है वृत्ताकार होता है, वृत्त की परिधि 2πr और ये 62.8 है। ओके हाँ जी, इसको अगर एगो 0 लगा दीजिएगा तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। आप 314 को 2 से गुना करिएगा ना तो 628 आ जाएगा, आई 10 बार में कट जाएगा। मतलब साफ है कि आर आपको 10 निकल गया, बहुत सुंदर। अब सुनिए, आयतन दे रखा है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अब आयतन होता है πr²h, फिर इससे आपको h निकालना पड़ जाएगा। तो जो आयतन दे रखा है वो आयतन कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे ये 8792 दे रखा है। और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो पाई की जगह 3.14 r² यानी 10 का स्क्वायर, h तो मुझे निकालना है 8792। अब ये 10 का स्क्वायर 100 गुना करेंगे 314 आ जाएगा, और h का जो वैल्यू आ जाएगा 8792/314, और इसे ही कटना चाहिए मेरे ख्याल से, समझे। तो अगर आप 10 बार पढ़िएगा तो 3100, 30 बार पढ़िएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 20 और 30 के बीच में ही कटेगा। तो 20 और 30 के बीच में सोचना है, 4 का टेबल पढ़ने से लास्ट में 2 आता हो। 4×3 12, 4×6 24, 4×7 28, 4×8 32। मेरे ख्याल से 28 बार में ये आ जाएगा। ठीक है, 28 बार में ये आ जाएगा। ओके 28 बार में आ जाएगा। 28 से गुना भी कर सकते हैं, 28 × 4 112, बाकी 11 और 28 और 11 लास्ट में 9 भी आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा। एक अनुमान लगता है 28 बार में आ जाएगा। मतलब आप आर भी निकाल लिए, एच भी निकाल लिए। अब कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। और आर की जगह आपको रखना है कितना 10, एच की जगह अभी मैंने बताया कितना 28। बस इसको आप सोल्व करिएगा, मुश्किल काम कर दिया नहीं। चलिए 2 से गुना करिएगा तो 628, 10 से गुना करिएगा तो 62.8, गुना 28 करिएगा 28×8 124 यानी लास्ट में 4 एक ही को में दिख रहा है, इसको मार लीजिए। हम तो चेक भी करिए डिजिटल सम लगा के। 8×2 10 1, 6×1 7 और 8×2 10 1, 7 बचा यहाँ पे। यहाँ देखिए 8×1 9 खत्म, 7 को बचा लीजिए, 5×4 9 खत्म। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लगा लीजिए डिजिटल सम। आगे बढ़िए, यदि बहुपद के 2 शून्यक अगर दिया हुआ है तो तीसरा शून्यक क्या होगा। देखिए त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होता है, हाँ या नहीं। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। तो b के जगह कौन हो जाएगा ये, तो -1/a यानी -1। और जिसमें 2 शून्यक, एगो √7 है और एगो -√7 है, क्या इससे गामा निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, इसे ही कट जाएगा यानी गामा निकल जाएगा -1। ये सवाल का उत्तर नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने करा है, 2 रेखाओं दिया हुआ है और इसके बीच का कोण हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका स्लोप निकालेंगे, यानी ये लिखा हुआ है -4x और +2y -5 बराबर 0, और ये 3x + y और ये लिखा हुआ है कितना -7 बराबर 0।
अब मैं अगर इसका स्लोप आपसे पूछूं कि इसका स्लोप क्या होगा m1, तो स्लोप का मतलब होता है माइनस ए बटा बी, यानी x का कोफिशिएंट और उसका निगेटिव, अब बटा b का मतलब y का कोफिशिएंट, तो 2 आ जाएगा। और अगर इसका स्लोप हम आपसे पूछे m2, तो ये हो जाएगा माइनस ए बटा बी, यानी -3/1, यानी -3। अब इसके बीच अगर एंगल आपको चाहिए तो एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। वो कौन सा फार्मूला? वो एक फार्मूला होता है कि tan थीटा का एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है? m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ से आप करिए क्या, m1 माइनस m2 निकाल लीजिए। तो अगर यहाँ से आप m1 माइनस m2 निकालिएगा ना, तो m1 माइनस m2, तो 2 माइनस माइनस प्लस यानी 5 हो जाएगा। m1 इंटू m2 निकालिएगा, 3 माइनस 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप रख लीजिए m1 माइनस m2 की जगह 5, अब 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू -6, m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा, m1 माइनस ए बटा बी, m2 माइनस ए बटा बी। ठीक है, तो m1 इंटू m2 -6, तो ये तो प्लस रहेगा ना, आई -6, तो कहने का मतलब ये -5 हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। और tan में -1 किसका वैल्यू होता है? तो आप बोलेंगे सर tan 135 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो माइनस में होता है, यानी थीटा बराबर 135 डिग्री। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ग चिन्ह करा क्या होगा? तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, इसमें तो कुछ नहीं, फॉर्मूला आप याद रखिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है? दो परिमेय संख्याओं के बीच आप अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनगिनत, जिसका कोई गिनती नहीं है, तो अनगिनत हो जाएगा। कह रहा है इसमें बताइए बिंदु किस चतुर्थांश में है? लीजिए, ये भी पूछने वाली बात है, आप समझिए। थोड़ा सा चतुर्थांश की बात कर लेता हूं। देखिए, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है और नीचे क्या होता है, माइनस होता है। हाँ जी हाँ, आप बोले बिल्कुल सर। देखिए, पहले जो लिखा रहता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, बाद में लिखा रहता है बाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है, प्लस है मतलब यही वाला लाइन होगा, हाँ या नहीं? और बाई कोऑर्डिनेट माइनस है मतलब ये वाला होगा, तो इससे मिलाइएगा तो इस पॉइंट एरिया में ना पकड़ाएगा। यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन मारना चाहिए। पढ़िए इसको। कह रहा है बताइए इसका परिसर क्या होगा? परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू का अंतर। तो सबसे बड़ा वैल्यू मुझे क्या दिख रहा है, 30, और सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है, 9। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 21। अगर आपको और छोटा दिख रहा होगा तो देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर यही हो जाएगा, 21 सवाल का उत्तर होगा, सबसे बड़ा। ठीक ना? आगे देख लीजिए एक बार। कह रहा दोनों समीकरण के हल बताइए कैसा होगा। हल की अगर जानकारी लेना है ना तो कंपैरिजन करना सीखिए। एक्स का कोफिशिएंट 1 और दूसरा इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट -3, वाई का कोफिशिएंट 2 और दूसरा में वाई का कोफिशिएंट -1, यहाँ 5 और यहाँ 1। देखिए, क्या ये दोनों बराबर है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, और इस कंडीशन में होता है नो सॉल्यूशन, कोई भी इसका उत्तर नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर तीनों बराबर होता तो मेनी सॉल्यूशन, और अगर यहाँ रास्ता ब्लॉक हो जाता तो फिर यूनिक सॉल्यूशन। तीन वो तो इसमें बातें हैं, तीनों बात को याद रखिएगा। इसका नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं होगा। पढ़िए इसको। यदि समीकरण दोनों को देखा जाए तो कोई हल नहीं है, तो बताइए के का वैल्यू क्या होगा। देखिए, अगर कोई हल नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया एक्स का कोफिशिएंट बटे एक्स का कोफिशिएंट बराबर होगा वाई का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट। अब आगे 5 बटे के माइनस करेगा तो ऐसे भी कट ही जाएगा, तो इससे आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो दोनों बराबर है, ये है, तो इसी को ना सोल्व करना पड़ेगा। तो 1/2 नहीं बराबर होगा 5 बटे के का, यानी के नहीं बराबर होगा 10 का, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़िए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, शीर्ष दिया हुआ। देखिए, बहुत ज़्यादा जीरो हमको दिख रहा है, तो आप चाहें तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। मैं कहूँगा आप एक्सिस पे ले लीजिए, बड़ी जल्दी समझ जाइएगा। ऑरिजिन का मतलब है कि एक वर्टेक्स इसका यहाँ पे होगा, हाँ या नहीं? दूसरा है -4,0 है ना, एक्स एक्सिस पे बाई 0 होता है, मतलब एक्स एक्सिस में -4, इधर तो प्लस होगा, तो -4 यहाँ पर होगा, -4,0। अब फिर कह रहा है 0,3, यानी बाई एक्सिस पे x0, और ये प्लस में है, तो ये 3 तक। अगर ये आप करने में समर्थ है तो इसका एरिया बड़े आसानी से बता सकते हैं।
बिल्कुल बता सकते हैं, क्या होगा, ये वाला 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो इसका जो एरिया बनेगा हाफ बेस इंटू हाइट। आप इसे सोल्व करके 6 यूनिट निकाल सकते हैं। अगर ऐसे समझते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप दूसरा भी नियम से बना सकते हैं। जैसे दूसरा नियम से कहेगा तो यहाँ से शुरू करिए 4 0 0 3 फिर 0 0 जिससे शुरू फिर उसी से अंत, और इसका एरिया होता है 1/2। कई बार मैं चर्चा भी किया हूँ सेट में, आप सब देख रहे होंगे तो पता होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे जुड़ते जाते हैं, तो -12 ये सब तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बीच में माइनस लगता है, एन से गुना करिएगा, ये सब 0 होते जाएगा, सब 0 हो गया, यानी 12 माइनस का मोड प्लस हो जाएगा, यानी 6 यूनिट आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाइए। एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है। देखिए, दो पासे को एक साथ उछाल रहे हैं तो टोटल जो आउटकम्स होगा वो 6 का स्क्वायर 36 होगा। मतलब साफ है कि आपको नीचे 36 रखना पड़ेगा। अब कह रहा है इसको जब पासे को उछाल रहे हैं तो जोड़ करके 7 आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 7 कैसे कैसे आ सकता है। देखिए 6 और 1 से 7 आएगा, और जब 6 1 होगा तो 1 को मत छोड़िएगा। अच्छा, फिर 5 और 2 भी 7 होता है, तो 2 5 भी तो 7 होता है, ठीक है जी। फिर 4 3 7 होता है, तो 3 4 7 होता है, और 7 नहीं होगा करके देख लीजिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक नंबर उसमें रहता है लिखा हुआ। तो टोटल कितना फेवरेबल आउटकम्स हो गया 6, तो 6/36 यानी 1/6 सवाल का उत्तर है। पढ़िए आगे। उस बिंदु का निर्देशांक नियामक जो बिंदु इतना को जोड़ने वाली रेखा को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, अगर ये लाइन है, सीगमेंट है, और एक पॉइंट यहाँ दे रखा है 1 1, दूसरा पॉइंट दे रखा है 2 3, ओके, और कोई पॉइंट P है जो कि इसको 2 3 के रेशियो में बांट रहा है, तो कह रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। पता है आपको mx 2 nx 1 वाला, आप बोलेंगे बिल्कुल हमको तो याद है। तो यहाँ से गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 और 3 गुना 1 3, यानी 4 + 3 बटा 3 2 5। बाई कोऑर्डिनेट 2 3 6 प्लस 3 गुना 1 3 बटा 5, ये हो जाएगा 7/5 और 9/5। 7/5 9/5 कहाँ है, ए में है। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए, 4 लगातार अगर विषम संख्या है, माध्य कह रहा है, तो अभी मैंने बताया था कि कहीं बीचे में होगा, और ये 6 है तो इसके जस्ट पहले विषम क्या होना चाहिए 5, इसके जस्ट 7, ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या तो 9, सबसे छोटी संख्या तो 3। आगे बढ़ जाइए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, 2 है तो ये 1 है। अब सुनिए, वर्ग का परिमाप 172 है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और ये 172 है। तो यहाँ से आप भुजा निकाल सकते हैं, 4 4 16 चरतिया 12। भुजा तो आपने निकाल लिया, जैसे ही भुजा निकाल लिया तो इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 43 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49, अब 25 में 7 अगर कम कर दीजिएगा तो 18, यानी 1849 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आप सुनिए, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा होगा। इसका आधा अगर करिएगा, क्योंकि दुगना का संबंध है, तो 1800 के आधा 900 और 49 के आधा 24.5, यानी 900 24.5। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी को तय करने में 11 घंटे का समय लेती है, और धारा के साथ चलने में 5 घंटे का समय लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल अगर इतना है तो धारा की चाल कितना है। चलिए घबराइए मत, जहाँ जाता है नाव वहीं से वापस आता है, यानी दूरी सेम है। और जब दूरी सेम होता है ना, तो जो चाल का रेशियो होता है समय के उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल, याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरी बात को आप समझ जाइएगा। देखिए, एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन और अप में जो टाइम का जो रेशियो है ना, डाउन का मतलब होता है धारा के साथ साथ चलना। तो धारा के साथ जब चलता है तो 5 घंटा लगता है, कम टाइम लगेगा। सॉरी, धारा के साथ चलेगा तो 5 घंटा, देख रहे हैं ना, अनुकूल दूरी तय करने में 5 घंटा। तो धारा के जब साथ चलता है तो कितना टाइम लगता है 5 घंटा, और जब धारा के प्रतिकूल चलेगा तो 11 घंटा लगेगा। यह है समय। मैं चाहता हूँ चाल का रेशियो बताइए। तो मैंने अभी क्या बोला, जब दूरी नियत हो, दूरी जब फिक्स हो कि जितना जाना है उतनी आना है, तो समय का उल्टा हो जाएगा चाल। तो इसको उलट दीजिएगा तो 11 और 5 का रेशियो हो जाएगा। लेकिन ये किसी अपना स्पीड नहीं है,
मतलब कंबाइंड स्पीड है, डीएस यूएस में है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। यानी नाव के धारा के साथ जाए वाला स्पीड है और ये धारा के विपरीत जाए वाला स्पीड है। लेकिन हमें नाव और धारा के चाल का रेशियो चाहिए। नाव और धारा के चाल का अगर मैं रेशियो बात करूं तो कैसे हो जाएगा, तो मैं बताता हूं। अगर डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम दिया हुआ है तो नाव का स्पीड निकालना होता तो मैंने कई बार बोला है जोड़ के आधा कर देते हैं, तो 11 और 5 16 का आधा। और धारा का चाल निकालना हो तो घटा के आधा, और 11 में से 5 जाएगा 6 और 6 का आधा यहाँ कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखिएगा 2 8 16 और 2 3 6, यानी स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो 8 और 3 आ जाएगा। बहुत सुंदर। अगर आपने स्पीड का रेशियो बता दिया तो किसी न किसी का तो दे ही दिया है। तो नाव का चाल दे रखा है उतना, और नाव का चाल यहाँ है 8 यूनिट, यानी 9 दूना 18 और 2 20/9 जो दिख रहा है ना, वो बेसिकली 8 यूनिट का वैल्यू है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 8 से भाग, तो कह रहा है धारा की चाल यानी 3 से गुना। ये आएगा क्या चीज़ में, मीटर पर सेकेंड में। लेकिन सवाल पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ओके, बहुत सुंदर। अब सुनिए, 4 5 20, 4 दूना 8, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। देखिए 101 नंबर सवाल, कर एक विक्रेता किसी वस्तु पर 10, 20 और 30% की क्रमिक छूट देता है, तो उसका एक साथ छूट बताइए इक्विवेलेंट जो तीनों के बराबर हो। और आप सब जानते हैं कि लगातार अगर सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो उसका फार्मूला होता है x + y - x/y बटा 100%, हाँ या नहीं? यही फार्मूला लगाइए। तो मैं डायरेक्ट 2 को से को निकालूंगा। जैसे ये दोनों को सिंगल कर देता हूँ, 20 10 30 और -20 देंगे 200/100 यानी 2, तो 30 में से 2 जाएगा 28%, इसका तो 28% आ जाएगा और उसका 30%। फिर दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए, 30 यानी मैं जोड़ देता हूँ 30 + 28 और -28 गुना 30/100। बस इसको आप सोल्व कर दीजिए। 38 84 यानी 8.4, यानी मान कर चलिए उसको 8, 28 और 30 58 में आ जाएगा 50, यानी 50 से थोड़ा सा कम, यानी 49.6%। बिल्कुल ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाएं, बहुत सुंदर। कह रहा है बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए भाई ऑप्शन, क्योंकि एंगल पूछ रहा है, तो अगर मैं 30 डिग्री से चलूं तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है ना, तो 1/√3 और उसका स्क्वायर करिएगा तो 1/3, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और उस पर पावर 4 करिएगा तो 9 कितना हो जाएगा पता है, 16 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया जी, क्या मैं सही कर रहा हूँ? 4 दूना 8 और 27, नहीं 3 नहीं आएगा। इससे 30 डिग्री के चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो क्या 60 के चक्कर में पढ़े? चलिए 45 रखता हूँ, तो 45 अगर हम रखते हैं तो 2 अब 1/√2 की पावर 4 1, हाँ आ जाएगा 45 डिग्री पर आ जाएगा 3, सही है। आगे बढ़ जाइए। 15 और 120 का तृतीयानुपाती, मतलब तीसरा अनुपात पूछ रहा है, तो तृतीयानुपाती का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होगा, दूसरा वाले को 2 बार गुना करके पहला वाले से भाग। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बनाने के लिए भी सिखा देता हूँ। तीसरा वाला चाहिए तो तीसरा वाला को x मानिए, और करना क्या है, पहला और दूसरा का जो रेशियो होगा वही दूसरा और तीसरा का होगा। इससे भी आप सोल्व करिएगा, आपका वही आंसर आएगा जो अभी आया। पढ़िए, sin a - b 1/2 है और sin a + b 1 है, और a और b का धनात्मक न्यूनकोण है, तो बताइए a और b का माप क्या होगा। एक काम करिए, 1/2 साइन में देखिए तो किसका वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे सर 30 का, तो a - b यहाँ से 30 निकाल लीजिएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। साइन में देखिए तो एक किसका वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन हट जाएगा, a + b 90 आ जाएगा। अब यहाँ से आप ab का वैल्यू निकाल सकते हैं सोल्व करके, प्लस माइनस कभी भी रहे तो पहला निकालना जोड़ के आधा, तो 9 3 12 का आधा 6 यानी 60 डिग्री, अब फिर 15 30 डिग्री, तो 60 30 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। 4.9 cm त्रिज्या एवं इतना डिग्री के केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा। देखिए ऐसा होता है त्रिज्य खंड, आप सब जानते हैं। अब अगर ये त्रिज्य खंड है मेरे मित्र, त्रिज्य खंड है तो त्रिज्या तो दे रखा है इसका 4.9, आप बोलेंगे बिल्कुल। एंगल दे रखा है बीच में, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 144 डिग्री का। त्रिज्य खंड का परिमाप पूछ रहा है क्या होगा, तो त्रिज्य खंड का परिमाप के लिए आपको चाप की लंबाई भी ना चाहिए,
क्योंकि त्रिज्यखंड का परिमाप होता है 2r + l, l जहाँ चाप की लंबाई है, मतलब ये r आई l सबको बाउंड्री को जोड़ दीजिएगा तभी ना परिमाप निकलेगा। तो चाप की लंबाई मतलब निकालना पड़ेगा, और चाप की लंबाई का क्या होता है फार्मूला, θ/360 गुना 2πr, पाई के जगह रख लीजिए 22/7 और आर के जगह 4.9। अब इसको काटिए, 72 दूना 144, 72 बचे 360, है ना। 7 से 7 49। अब क्या करें हम, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करेंगे, बस एल का वैल्यू इतना निकल गया। ज़्यादा कर सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, उससे क्या होगा, 22 दूना 44 गुना 7/25, ये एल का वैल्यू आएगा, है ना। और एल का वैल्यू जब आ गया तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 2r, तो 2 गुना आर के जगह आप रख लीजिएगा कितना 4.9, तो 49 दूना 98 यानी 9.8 इसका वैल्यू आएगा, और इसका कितना आएगा जी, तो बड़ा मुश्किल कर दिया। 25 दूना 50, 7 दूना 14, 9 23 22 है का वो 23 22 21 तो सब है। खैर कोई बात नहीं, अब 25 से भाग देना बिल्कुल आसान है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो इसको 100 बना लीजिए, हटाइए। अब 28 गुना 44 करिए, तो 28 चौके 112, बाकी 11, 28 चौके 112 और 11 123। आप बोलेंगे बिल्कुल, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, तो इसमें आपको जोड़ देना है 12.32, तो 2 8 3 11 और 12 9 21 22.12, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाइए। समरूप त्रिभुज ABCDEF की भुजा का अनुपात दिया हुआ है, और ABC का क्षेत्रफल अगर 90 है तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए भुजा से अगर क्षेत्रफल चाहिए ना, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका वर्ग करिएगा तो 3/5, और ABC का क्षेत्रफल 90 दे रखा है, तो इसके जगह पे अगर आप 90 रखिएगा तो 3 से 30 बार में यानी 3 × 150 आ जाएगा दूसरा वाला का, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 107 कह रहा है हरि ने 18,000 रुपया में एक कार्डबोर्ड खरीदा, 5,000 रुपया इसके परिवहन पर यानी 18 5 23,000 चला गया, 2,000 मजदूरी पर यानी 25,000 रुपया खर्च कर दिया, और उसने 500 डिब्बा बनाया। तब 25,000 के सामान से 500 डिब्बा बनाएगा तो एक डिब्बा का रेट कितना आ जाएगा, 50 रुपया, यानी क्रयमूल्य हो गया उसका 50 रुपया एक डिब्बा का। आप बेच दिया 60 रुपये पर डिब्बा, फायदा ले लिया ना। इसको 100 बनाने के लिए 2 से गुना, तो इसको भी 2 से गुना, तो 100 का चाहिए 120 यानी 20% का प्रॉफिट। पढ़िए आगे। 1 और 12 को छोड़कर 12 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। पहले देखिए ना 12 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। लेकिन 1 और 12 को काउंट नहीं करने के लिए, तो बाकी को काउंट करेगा तो कै को बचेगा, 4 को, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़िए 109। 6 cm भुजा वाले घन से एक अधिकतम आयतन वाले अर्ध गोले को काटकर बाहर निकाला गया है। घन से जब निकाल रहे हैं गोला को, देखिए मान लीजिए ये घन है, पूरा घन मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन आप समझिए, और इससे आपने बड़ा से बड़ा गोला निकाला ऐसा वाला, ये जो घन की भुजा है वो गोला के व्यास के बराबर होगा, यानी रही बात त्रिज्या का तो 6/2 यानी 3 आ जाएगा। तो कह रहा है शेष का आयतन बताइए क्या होगा, यानी घन के आयतन में अर्ध गोला का आयतन को माइनस करना पड़ेगा, है ना। घन का आयतन क्या होता है, आप बोलेंगे भुजा क्यू, अर्ध गोला का आयतन, गोला का आयतन 2/3 πr क्यू, πr क्यू, और आर है 3 तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 दूना 54, और 6 का क्यूब 216, तो ये 216 और ये 3 तो एगो कटिए न जाएगा, 3 एगो कट न जाएगा, तो 9 दूना 18 पाई, तो 216 - 18 पाई है का वो ऑप्शन में, हाँ बी ऑप्शन। पढ़िए 110। पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना है। पिता की जो आयु है ना वो बेटा का 3 गुना है, बेटा 1 तो पिता 3। 8 साल बाद आफ्टर 8 ईयर्स 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 का मतलब 5/2 गुना होता है, ठीक है। मतलब पुत्र अगर 2 होगा तो पिता 5 हो जाएगा यूनिट। तो 8 साल बाद उसके बेटे और आयु का अनुपात क्या होगा भाई, 8 साल बाद है तो है 5 और 2 का रेशियो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, मुझे भी मज़ा आया। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बिल्कुल लाइक करते हुए जाइए, है ना। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मिलते हैं आपके साथ डेली नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।